हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। और मैंने आपको कहा था कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का आज जो चैप्टर मेरे पास है, तो बेसिकली मेरे पास आज जो चैप्टर है वो फाइबर्स और फैब्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। और मैंने आज जो कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पे, 6 क्लास का भी है, 7th का भी है और 8th का भी है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एक एक लाइन का मतलब सच में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। और आपको कभी नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ से क्वेश्चन देंगे या ऐसा कुछ है कि नहीं एनसीईआरटी में कोई ऐसा पार्ट है जिसको ब्लैक किया गया है, नहीं वहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइबर फैब्रिक में अगर हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अगर हम इस पूरे लाइन में देखें तो उसमें ये दे रखा है कि सबसे पहले आपको सारे कपड़ों का टेक्सचर नहीं पता होता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दुकान पे नॉर्मली जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ लेनी होती है। जैसे मान लीजिए आप ठंडी का कपड़ा लेने गए हैं तो वहाँ पे मफलर और शॉल आप ले लिए, या कुछ साड़ियाँ भी आपने वहाँ पे देख ली। पर आपको हमेशा फैब्रिक के बारे में नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ का है। बेडशीट थोड़ा सा अलग उसके कपड़े का टेक्सचर होता है, देखे होंगे। और जो मेज पोश होता है वो थोड़ा अलग होता है, तौलिया अलग टाइप का होता है, सबके कपड़े अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वो फैब्रिक या फाइबर जो है उसमें यूज किया गया है। तो दोस्तों, जितने भी आप हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपके या तो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे से बने होते हैं, या फिर वो सिंथेटिक से बने होते हैं। तो दोनों में से कुछ भी एक हम यूज करें। अब यहाँ पे बात करें, जैसे दोस्तों आपने अगर किसी भी कपड़े का किसी भी टेलर शॉप पे जाइए या कुछ भी किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ कपड़े की कतरन रखी हो, तो आपको वो बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप वैसे और फाइबर को और बेहतरीन समझना चाहते हैं तो फाइबर को आप कैसे समझ सकते हैं कि फाइबर क्या होता है। जैसे आप अगर सुई में धागा डाल के देखिए, सुई में धागे डालते हैं आप। अब वो धागा क्या होता है, कई बार एकदम उसका जो मुंह वाला पार्ट होता है वो फैल जाता है ना। आप देखेंगे धागा पतला सा है, अगर वो फैला नहीं था तो तुमने सुई में डाल दिया, नहीं तो वो फिर फैल जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो फैलने के बाद जो पतले पतले रेशे निकलते हैं ना, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। या आप कोई कपड़ा ले लीजिए, ऐसे एक एक पार्ट उसका एक एक रेशा खींचिए, तो यही फाइबर कहलाता है, इसी को रेशा कहते हैं। तो ये बात यहाँ यही यहाँ पे इस पूरे पैरा में ना वही लिखा हुआ है कि सुई में धागा डालते समय आपको ये समझ में आता है कि वो पतले पतले फाइबर के रूप में कभी कभी फैल जाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है, हम उसको नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन दी हुई है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स। बोला गया कुछ वस्त्र जैसे कि आपके कुछ वस्त्र तागे से मिलकर बनते हैं, और तागे के आगे और भी तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो तागा और बहुत सारे फाइबर मिला के कोई भी कपड़ा बनता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब जैसे कि आपका सूती कपड़ा हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, यानी कि हम बात करें जैसे कॉटन की, जूट की, सिल्क की और वूल की, ये सब क्या होते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर यानी कि हम उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ठीक है, या प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और उसके अलावा दोस्तों हम इसका अलग अलग जगह से यूज भी करते हैं। अब ये कॉटन और जूट जो है ये आपके फाइबर्स के एग्जाम्पल होते हैं, जिसको हम लोग पौधे से निकालते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि रुई और जूट इसका पौधा होता है, उसको हम प्लांट से ही निकालते हैं या ऑब्टेन करते हैं। परंतु अगर हम बात करें ऊन की और रेशम की, ऊन की और रेशम की, तो वो जंतुओं से प्राप्त होता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। और उसके अलावा दोस्तों वूल जो है हम लोग किससे किससे प्राप्त कर सकते हैं, ऊन हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फ्लीक ऑफ शीप और गोट। बोला गया ऊन भेड़ या बकरी के से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा ऊन बनाने के लिए हम खरगोश की भी जो ऊपर उसके बॉडी में फर होता है उसका भी यूज करते हैं, और याक नाम का एक जंतु होता है उसका भी यूज करते हैं, और ऊंट का भी यूज करते हैं। यानी कि इन लोगों से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से प्राप्त कर सकते हैं हमारा जो फाइबर है, ठीक है। सिल्क फाइबर हम कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं हम लोग सिल्क वॉर्म से, ठीक है। रेशम कीट कोकून से निकाला जाता है रेशम तंतु, ठीक है। ये बात आपको इसमें लिखी हुई थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात करें दोस्तों, क्या हुआ है, संश्लेषित हम किसको बोलते हैं, यानी कि किस चीज को हम बोलते हैं कि वो आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक में आपका आता है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये सब आपके क्या आते हैं, सिंथेटिक तंतु या सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर हुआ आपको, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे आप लोग नॉर्मल डेली लाइफ में पहनते होंगे, तो हमेशा पॉलिस्टर वगैरह का, नायलॉन का कपड़ा बहुत थोड़ा सा धंसता है ना, थोड़ा सा बॉडी में चिपकता भी है, बहुत अजीब सा लगता है।
लेकिन वही अगर आप कॉटन में कुछ पहनते हैं या अगर आप सिल्क का कोई चीज पहनते हैं तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो बॉडी में आपको धसे, या थोड़ा महंगा भी मिलता है, ये भी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये पेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कैसे? आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इवन आप किसी भी छोटे पोस्ट या बड़े से बड़े पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें ये ऊन प्रदान करने वाले अलग अलग जंतुओं के बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमें क्या पता है, हमें भेड़ पता है बस, ठीक है, पर और किससे किससे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की एक अलग नस्ल होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नस्ल पाई जाती है भेड़ों की, ठीक है। भेड़ की ऊन भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको भेड़ ही चाहिए होगा तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत सारे और भी जंतु हैं जिसके यूज से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, नॉर्मली आपको भेड़ का जो है ऊन प्राप्त हो जाता है, वो आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। लेकिन और उसके अलावा और क्या है जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं? बकरी के बाल से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात भी कि जो बकरी का बाल होता है उससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और यहाँ वही बात है कि फर एंड हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। और देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूरा ऊन को अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने कॉपी में कहीं पे भी नोट कर लीजिए कि जो आपका ये है, वूल इज कॉमन इन तिब्बत और लद्दाख, लेकिन अंगूरा वूल जो है ये आपको ऑब्टेन किया जाता है अंगूरा गोट्स। अंगूरा गोट एक नस्ल होती है, अंगूरा जो बकरी होती है वो एक नस्ल होती है, उससे हम अंगूरा वूल प्राप्त करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऊन कहाँ पे कॉमन है? तो तिब्बत और लद्दाख में ये बहुत कॉमन है, ठीक है। वहां पे तिब्बत और लद्दाख में किस चीज का ऊन कॉमन है ये भी हम समझेंगे दोस्तों। वहां पे याक का ऊन बहुत कॉमन है, याक ऐसा दिखता है, एकदम बिल्कुल ऐसा दिखेगा, इससे प्राप्त किया जाता है। इससे मतलब तिब्बत और लद्दाख में ऊन जो है यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और नीचे आते हैं, तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या अंगूरा नस्ल की जो आपकी बकरी होती है ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपको मिलेगा। याक कहाँ पाया जाता है? तो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कश्मीरी बकरी जो होती है उसके त्वचा के नीचे मुलायम बाल या फर होते हैं, उससे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है जिसको पश्मीना शॉल कहते हैं। पश्मीना शॉल का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग। अब पश्मीना शॉल हम कैसे बनाते हैं वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये आपका कश्मीरी गोट के पास जो है बहुत ही सॉफ्ट फर होता है, उससे हम शॉल कॉल्ड एज पश्मीना शॉल हम बनाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितनी चीजें पता चली? पहली बात तो आपको ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि खाली भेड़ से ही ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊंट से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी, और बाकी और भी आपके जंतु हैं। अब पश्मीना शॉल कहाँ की जो है बकरियां मदद करती हैं इसको बनाने के लिए? तो कश्मीरी बकरी से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अंगूरा नाम का जो ऊन होता है उसके लिए अंगूरा नस्ल की बकरी लानी होती है, ठीक है। याक जो होता है, याक आपका एक ऐसा जंतु है जो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, वहां पे लोग इसका ही ऊन पहनते हैं, ठीक है। इसके ऊन से बने हुए जो भी स्वेटर वगैरह होते हैं वो पहनते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। क्या समझे आप? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं लामा और अल्पेका, उनसे भी क्या होता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई, लामा और अल्पेका फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो यील्ड ऊल। अब ये कैसे दिखते हैं? लामा ऐसा दिखता है, अल्पेका ऐसा दिखता है। देख लीजिए यहाँ पे लामा है ये और ये अल्पेका है, ठीक है। तो ये भी एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि लामा और अल्पेका आपके दो ऐसे जंतु हैं जो कि कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। इनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज से हम ऊन का ज्यादातर जो भी यूज होता है अलग अलग जगहों पे, उनसे कैसे कैसे ऊन प्राप्त करते हैं। अब बात करें हम लोग दोस्तों रुई की और जूट वगैरह की, जो आपके नेचुरल फाइबर है, ठीक है। अभी रुई में क्या होता है? रुई में दोस्तों हमको क्या चाहिए होता है? हम कॉटन बॉल यूज करते हैं। तो कॉटन बॉल कहाँ पे आता है ये हम देखते हैं। रुई कहाँ से आती है? इसको खेत में उगाया जाता है, पता होगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कॉटन की खेती बहुत तेजी से होती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कहाँ पे कॉटन की खेती बहुत तेजी से होती है। और कपास पादप के में कॉटन बॉल जो है ना वो कैसा होता है? बिल्कुल फल की तरह वो आता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जहां पे भी रुई का पौधा होगा ना वहां पे क्या होगा? ब्लैक काली वाली मिट्टी होनी चाहिए और बहुत गर्म वातावरण होगा, तभी जा करके
ऊन प्राप्त हो सकता है, सॉरी ऊन नहीं, जो है आपका कॉटन, कॉटन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए हमें कॉटन बॉल की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल लेमन साइज का होता है, बहुत छोटा, नींबू के आकार का होता है, ठीक है। जैसे ही वो कॉटन बॉल थोड़ा बड़ा होगा, जब वो मैच्योर होगा, तो उसमें से क्या होगा, उसके बीज टूट के खुल जाएंगे, उसका बीज टूटेगा और खुलेगा। और जब वो खुल जाता है तो कपास तंतुओं से हम मिला करके आराम से उसको आगे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास के बीज को देखा जा सकता है, और फिर उस कपास के बीज से पतले पतले कॉटन का रोआ ऐसी तरीके से निकलता है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, जब हम कॉटन बॉल लेके आते हैं, जब हम कपास का बॉल लेके आते हैं, तो उसमें से जब हम फाइबर को अलग करते हैं, जब उसमें से हम पतला पतला जो आपका सूत है, जो हमारा रुई है, उसको जब हम लोग निकालते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो यहाँ पे देख लीजिएगा, उसको कहते हैं कपास ओटना, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, गिनिंग कहते हैं उसको। जब हमारे पास बीज हो, हम उसमें से, जैसे ये कर रहा है ना, गिनिंग ऑफ कॉटन, ऐसे निकाला जाता है। उसमें से क्या करते हैं, हम सारा रुई निकाल के अलग कर देते हैं उस बीज में से, ठीक है। पहले ये काम हाथ से बहुत होता था, अब इसका यूज हम मशीन के द्वारा करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस पूरे रुई वाले में बस आपको इतना ही बताना था कि कॉटन बॉल होता है नींबू के साइज का, उसमें से रुई निकाली जाती है, और रुई को निकालने का जो काम होता है ना, वो क्या कहलाता है, रुई को बीज से निकालने वाला काम गिनिंग कहलाता है, कपास ओटना कहलाता है। अभी आते हैं हम लोग जूट वाले पार्ट में। तो दोस्तों, जो जूट होता है ना, वो पटसन नाम का पौधा होता है, उससे हम लोग जूट निकालते हैं, या इंग्लिश में उसको हम जूट प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके तने से इसको प्राप्त करते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसको हम लोग कल्टिवेट करते हैं। कहाँ कहाँ होता है ये पटसन जूट की बात अगर हम करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। वही चीजें याद रखिएगा, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। यहाँ पे ये आपका ग्रो करता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। हम जूट की फसल की कटाई तभी करते हैं जबकि वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, जब फूल देने लायक हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। फसल कटाई के बाद हम क्या करते हैं, उसका तना कुछ दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं, ठीक है। स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ फ्यू डेज। बोला गया वाटर फॉर फ्यू डेज। जब पहले आप इसको क्या करेंगे, जब इसकी कटाई हो जाएगी तो इसका तना निकाल करके इसको पानी में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसमें से जूट को हाथ से अलग किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित करते हैं। जब भी हमें बनाना होता है उसका कपड़ा, तो हम क्या करते हैं, उसके पतले पतले तागे हम पहले निकाल करके अलग करेंगे, तब जाके ये हो पाता है, ठीक है। आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, या आपने कभी देखा होगा तालाब में बीच में खड़े होकर लोग इसको अलग करते रहते हैं, उसमें ये काम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे किस प्रकार से हम ऊन और रेशा ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी ब्रीड बहुत फेमस है जिसका वुड क्वालिटी मतलब वूल क्वालिटी मतलब ऊन का जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक नस्ल होती है जिसका नाम है लोही। लोही नस्ल होती है भेड़ की। इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। एक आपकी नस्ल होती है जिसका नाम है रामपुर बुशायर, वो आपका भूरी ऊन देती है और उसको उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बहुत यूज किया जाता है। नाली या नली एक नस्ल होती है जिसके हम गलीचे का ऊन हम प्राप्त करते हैं, और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलीचा मतलब कारपेट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बाखरवाल की अगर हम बात करें दोस्तों, बाखरवाल जो है इससे हम क्या करते हैं, वुलन शॉल बनाते हैं। ऊनी शॉल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जम्मू और कश्मीर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मारवाड़ी नस्ल जो होते हैं दोस्तों, मोटी रुक्ष ऊन इससे हमें प्राप्त होती है। कोर्स वूल इससे हमें प्राप्त होती है, ये गुजरात में मिलता है आपको। पाटनवाड़ी की बात अगर करें दोस्तों, तो ये हौजरी के लिए यूज करते हैं, हम लोग हौजरी के लिए इसका यूज करते हैं। गुजरात में आपको सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे हैं इससे हमें क्या फायदा है, पर देखिए आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऊन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करने के लिए पहले भेड़ को पालना पड़ेगा। भेड़ का लालन पालन करेंगे, और वहां पे ये चीजें ज्यादा ऊन वाला जो काम होता है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा होता है।
भेड़ों को झुंड में चराने के लिए जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, अच्छा खासा उनको खिला पिला के मोटा ताजा कर लेते हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसी नस्ल होती है जिसको छांट लेंगे कि किसमें बहुत अच्छा मतलब गुणवत्ता वाला ऊन मिल सकता है, तो उसमें से वो उसकी उनके भेड़ के बाल जो है उनकी पतली परत से बाल को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आराम से उनको बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम